ब्लेसिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैं भी आपको आज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस करवा देता हूँ। तो वेल, इट्स अगेन one simple topic is there. So laws of chemical combinations। ठीक है, तो इसमें जो पहला लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ conservation of mass. As the name suggests, law of conservation of mass। तो ये लॉ बड़ा सिंपल है। क्या बताता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो LHS का मास होगा वही RHS का मास होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स का मास होगा उतना ही मास का प्रोडक्ट वो बनाएगा। प्रोडक्ट तो अलग होगा ही डेफिनेटली, लेकिन मास ऑफ द प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज सेम एज द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो यही इसका स्टेटमेंट है। मास of products will be same as of reactants। ये है इसका स्टेटमेंट। आप इसको ऐसे भी कहते हो कि मास नेवर कैन बी क्रिएटेड नेवर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे भी आप कहते हैं। बात एक ही है, इसमें कुछ अलग अलग नहीं है। ठीक है बेटा। तो इसमें जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कार्बन है ये, इसको आपने कंबशन किया O2 गैस से के साथ और इसका आपने CO2 बना दिया। अब इसमें ये 1 मोल ऑफ कार्बन है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब कितना हुआ? 12 ग्राम। ये 1 मोल ऑफ O2 है, इसका मतलब कितना हुआ? 32 ग्राम। 44 हो गया। और इस तरफ ये कितना है बेटा? 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2। देखा आपने कि इस तरह से हमेशा ही ऐसा होगा। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस के टर्म्स में आपने ये ध्यान रखना है कि जब जब आप ये लॉ अप्लाई करोगे तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, है ना। बैलेंस केमिकल रिएक्शन का फिजिकल सेंस क्या है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन का फिजिकल सेंस ये है कि इस रेशियो में एक्चुअल में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब भी कभी आपने लॉ लगाना है तो आप रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेना। ठीक है। तो बिफोर अप्लाइंग दिस लॉ, applying this law, the reaction must be balanced। ठीक है, तभी वो एक्चुअल सेंस में होगा। क्योंकि आप किसी भी तरह से लिख दोगे तो उस तरह से तो उस रेशियो में तो रिएक्शन नहीं होता ना। कभी 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 1 मोल उसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, कभी कभी 1 मोल 2 मोल से करता है, कभी कभी 1 मोल 5 मोल से करता है। इट डिपेंड्स अपॉन। और एक बात इसमें आप ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शंस जैसे कि रेडियो एक्टिविटी। तो इन nuclear reactions like radioactivity, this law is
नॉट एप्लीकेबल। तो सिर्फ ये केमिकल रिएक्शंस के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपका ये पहला आपने लॉ कर लिया। अब जो दूसरा है लॉ, वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, ये क्या है, क्या बताता है? ये बताता है कि आप किसी भी मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करें, किसी भी कंपाउंड को आप बनाएं, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो भी होगा, लेकिन हमेशा उस मॉलिक्यूल में उस कंपाउंड का जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा एक जैसा होगा। जैसे कि बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आपने लैब में एसिड और बेस का रिएक्शन कराया। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से आप जानते हैं कि वाटर बना सॉल्ट होना। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। अब आपने रेन वाटर का एक सैंपल लिया, उसका भी आपने कॉम्पोजिशन चेक किया, वो भी H2O। आपने रिवर वाटर से लिया सैंपल, वो भी H2O। आपने ओशन से लिया, आपने किसी भी और तरह से लिया, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाकर वाटर बनाया, उसका भी लिया, अगेन इट इज H2O। मेरे कहने का क्या मतलब है, इस लॉ का क्या सेंस है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कोई सा भी हो, एक कंपाउंड जो बनता है लास्ट में फाइनली, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा डेफिनिट होता है, कांस्टेंट होता है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना? कैसे इसको लिखना है? इररेस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना? composition of any molecule remain constant। अभी एग्जांपल मैंने आपको जो बताया था, मैं उसी को यहाँ पे कोट कर देता हूँ, या दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी कार्बन डाइऑक्साइड हमने कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनाया था। अब आपने फॉसिल फ्यूल को जलाया, लकड़ी को, वुडन कोई चीज आपने जलाई, उससे आपने CO2 बनाया। आपके जो पेट्रोल इंजन है, चाहे कार का इंजन हो चाहे बाइक का इंजन हो, उससे जो गैसेज एग्जॉस्ट हो रही है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो carbon dioxide, whether from the exhaust pipe of an automobile, or by burning of the fossil fuel, or by combustion of carbon, every time the molecular formula is CO2. Example, that carbon dioxide from combustion of carbon or from exhaust pipe of an automobile, or by burning of fossil fuel, always have molecular formula CO2।
isn't it? So this is the simple statement of law of definite proportions. Then number three is there. Number three is there. Law of multiple proportions. मेरे लॉ ये क्या बताता है? लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. तो fixed amount of one element when combines with variable amount of another, ऐसे वाले केस में इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी होती है. तो इस तरह के केस में जहां पे एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के वेरिएबल मास से कंबाइन कर रहा है, वहां पे लॉ क्या बताता है? ये तो कंडीशन पार्ट है. लॉ क्या बताता है कि ऐसी सिचुएशन में जो रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा एक सिंपल इंटीग्रल रेशियो होता है. ये सिंपल इंटीग्रल का सेंस क्या है? सिंपल इंटीग्रल का सेंस ये है कि 1 2 3 4 5 लाइक नंबर्स बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत वैसे नंबर्स नहीं होंगे. ठीक है, सिंपल रेशियो का मतलब यही होता है. ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट कैसे आप करोगे? तो पहले तो कंडीशन पार्ट, व्हेन फिक्स्ड amount of one element combines with variable amount of another, variable amount of another, then ये कंडीशन पार्ट है. तो ये लॉ क्या कहता है? देन their combination is always in simple integral ratio. जैसे कि CO एंड CO2, आप जरा चेक करिए, यहाँ पर कार्बन का फिक्स मास ऑक्सीजन के वेरिएबल मास से कंबाइन कर रहा है. अब आप देखेंगे कि CO में जो रेशो है वो 12 वर्सेस 16 का है, और CO2 में जो रेशो है वो 12 वर्सेस 32 का है. तो आपने देखा एक का फिक्स मास है, दूसरे का वेरिएबल मास है. तो अब कॉम्बिनेशन किस तरह से है आप देखेंगे, 16 वर्सेस 32, दिस इज 1 वर्सेस 2. तो सिंपल इंटीग्रल रेशियो में वो ऑप्शन के साथ कंबाइन कर रहा है. इसका ये सेंस है, इसका ये सेंस है. यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के लिए 16 वर्सेस 32 आया, दैट इज 1 वर्सेस 2. सो दिस इज द सेंस ऑफ सिंपल इंटीग्रल रेशियो. वहां पर 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर उसका डबल 2 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन है. तो इसको हम कहेंगे सिंपल इंटीग्रल रेशियो. जो सिंपल नंबर्स में होता है, सिंपल मतलब इस तरह से. तो उसमें इंटीग्रल वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे बुक्स में लिखा होता है. तो वही मैंने लैंग्वेज यहाँ पे यूज की है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, और उसका मीनिंग मैंने समझा दिया. सिंपल इंटीग्रल रेशियो का सेंस होता है सिंपल नंबर्स में जो रेशियो होते हैं, 1 वर्सेस 2, 1 वर्सेस 3, 2 वर्सेस 3, 3 वर्सेस 5, लाइक इस तरह के रेशियोज को हम सिंपल इंटीग्रल रेशियो बोलते हैं. ठीक है बेटा? सो दिस इज थर्ड. देन another is
the one is the law of reciprocal proportions. Law of reciprocal proportions. अब इसमें आप समझ लो ये क्या है, तो हम कैसे करेंगे। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, तो इसमें कंडीशन पार्ट पहले समझना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। इसमें क्या है कि जब कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स एक थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं उसके फिक्स मास के साथ, तो उसका बारे में ये लॉ है। तो पहले तो हमें कंडीशन पार्ट समझना है, ठीक है। तो व्हेन द टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दो डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि कार्बन और सल्फर, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, कंबाइन विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए कॉमन थर्ड एलिमेंट, लेट्स से ऑक्सीजन, तो एक ने बनाया CO2, एक ने बनाया SO2, तो ये कॉमन थर्ड का फिक्स मास हो गया। ये तो हो गया कंडीशन पार्ट, समझिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। नाउ व्हाट दिस लॉ सेज कि अब अगर कार्बन और सल्फर, व्हेन दीज टू डिफरेंट एलिमेंट्स नाउ कंबाइन टुगेदर, तो ये लॉ क्या बताता है कि ऐसी सिचुएशन में उनका या तो वही रेशियो रिपीट होगा जिस रेशियो में वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे थे, और या तो उनका कोई सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल होगा। Either they will combine in the same ratio as with the common third or in some simple integral ratio। तो फिर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये लैंग्वेज इसकी, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट क्लियर सो दैट यू कैन एब्जॉर्ब, राइट। तो आपका आपका तो एब्जॉर्बर एब्जॉर्बर बढ़िया है ना, रिसीवर रिसीव कर लोगे ना सब चीज, जो हम यहाँ से बोलेंगे, जो कुछ हम भेजेंगे आपके पास रिसीव कर लोगे। So you all are the good students, you can understand everything, yes I believe so, okay। तो बेटा इसमें क्या है, देखिए जो कंडीशन पार्ट है, when two different elements combine with fixed mass of a common third element, दो डिफरेंट है और कॉमन थर्ड से कंबाइन कर रहे हैं, तो कंडीशन पार्ट को समझते जाना। तो अब ये जब ये दोनों डिफरेंट आपस में जब कंबाइन करें तो क्या होता है, तो एलिमेंट then it has been observed that these two different elements combine either in same ratio as with common third or
some simple integral ratio। जरा समझते हैं इसको क्या है। देखो मैंने आपको कहा था, एक आपने लिया CO2, एक आपने लिया SO2, अब तीसरा हमने लिया CS2। जरा चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो रेशो है, यहाँ पर जो रेशो है वो 12 वर्सेस 32 का है। यहाँ पर जो रेशो है वो 32 वर्सेस 32 का है। तो ये लॉ ये कहता है कि या तो ये कार्बन और सल्फर या तो 12 वर्सेस 32 में करेंगे कंबाइन, या उसके किसी सिंपल मल्टीपल में करेंगे। जरा चेक करते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये 12 वर्सेस 64 के रेशो में कंबाइन कर रहा है। तो अब आपने क्या देखा, कि 12 वर्सेस 32 की जगह 12 वर्सेस 64 आ गया। तो 32 वर्सेस 64 आप देखेंगे 1 वर्सेस 2। तो सिंपल इंटीग्रल रेशियो में करेगा या सेम रेशियो में करेगा, ये आपका ये लॉ है। तो जैसे आपको मैं और भी एग्जांपल एक और करा देता हूँ to make it clear। One is the H2S, one is O2S means SO2। अब आप यहाँ पर देखिए H2 और S का जो रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन है वो क्या है, और फिर मैंने तीसरा ले लिया दैट इज H2O2। जरा चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका रेशियो है वो है 2 वर्सेस 32 का, और यहाँ पर जो रेशियो है वो है 32 वर्सेस 32 का। अब जो टू डिफरेंट एलिमेंट्स है H2 और O2, तो या तो वो 2 वर्सेस 32 में कंबाइन करने वाले हैं या तो उसके मल्टीपल में। तो जरा चेक करते हैं यहाँ पर किस रेशियो में कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशियो, कौन से रेशियो में ये यहाँ पर कर रहे हैं कंबाइन। तो 2 वर्सेस 32 में कर रहे हैं, मतलब उसने उसी रेशियो में कंबाइन किया, अपने आप को रेसिप्रोकेट कर दिया। तो दैट इज द सेंस ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कि जो ये 2 वर्सेस 2, तो ये 32 वर्सेस 32 मीन्स 32 वर्सेस 32 मीन्स 1 वर्सेस 1। तो वहां पर 1 वर्सेस 2 में था, यहाँ 1 वर्सेस 1 में है। तो सिंपल इंटीग्रल रेशियो का सेंस इस तरह से होता है। देन देर आर you know the another law is there, one more law is there, number 4, that is the Avogadro's law। And even before the Jelusax, I would like to discuss the Jelusac first, and then this. So this is number 4 is we are discussing here। वैसे कोई भी कहीं भी डिस्कस आप कर सकते हो, लेकिन अच्छा होता है कि हम जो हिस्टोरिकल ऑर्डर है उसको मेंटेन करें। जेलुजैक का लॉ पहले आया और वो बाद में आया, तो इसी ऑर्डर में मैं आपको डिस्कस करते हैं। जेलुजैक लॉ क्या है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये केवल गैसेस स्टेट के लिए अप्लीकेबल है। तो व्हाट स्टेटमेंट इज देयर, आई एम जस्ट गिविंग यू द स्टेटमेंट। व्हाट इट सेज दैट
gases always combine in their simple integral ratio of gases always combine in their simple integral ratio of volumes. So it is always for the gases state. They're not applicable. This law is not applicable for solids, not applicable for liquids, only and only for the gases state. So I'm just showing you the application. So for example, like I have taken here the N2 gas plus 3H2 gas and converting into twice NS3 gas. So as per this law, what it says that one volume of this, that you know, one volume of this is combining with 3 volume of this and producing 2 volume of this. वॉल्यूम कहने से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मैं उसको यूनिट्स में दे देता हूँ. वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर क्यूब होता है, लीटर होता है, मोस्ट कॉमन लीटर होता है. So this implies that 1 liter of this will combine with 3 liters of this and produce 2 liters of this. So this is the Gay-Lussac's law, which is applicable only for gaseous reactions, right? And then we are going to discuss the last one, that is the Avogadro's law. तो मास कंजर्वेशन हो गया, डेफिनेट हो गया, मल्टीपल हो गया, रेसिप्रोकल हो गया. ये 6 नंबर आएगा. ये जो है ये 6 नंबर आएगा, है ना, अवोगाड्रोस लॉ. ये क्या बताता है, क्या स्टेटमेंट है? तो अंडर द under constant pressure and constant temperature, P और T कांस्टेंट हो, तो ये लॉ बताता है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस का रिलेशन बताता है. तो अंडर कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये लॉ क्या बताता है बेटा? कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस की होगा, where V is volume of a gas and N is number of moles of gas. तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि लास्ट में दो जो रूल्स डिस्कस हुए हैं वो केवल गैसेस स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल है. एक Gay-Lussac और दूसरा अवोगाड्रो. ठीक है, ये इस तरह से आपकी गैस लॉज है. और इसमें 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा 22.4 लीटर होता है STP पे, ये मैंने आपको बताया था. तो इस तरह से वो STP जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, आप ध्यान दीजिए, उसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, तभी वो 22.4 लीटर्स आता है. तो ये लॉ जो है ये टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट की कंडीशंस में ही एप्लीकेबल है और सिर्फ गैसेस स्टेट के लिए एप्लीकेबल है. तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशन लॉज जो है ये मैंने आपके साथ शेयर किए, डिस्कस किए.
और होपफुली आप बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सब तो समझ में आ गया होगा। आई थिंक सो एंड आई बिलीव सो, because I strictly believe that every child who is aspiring to be something in the science career, he applies his brain, and if you apply your brain, then definitely and surely you will get it, you will understand it. Okay, so all the best. Thank you. God bless.